जी अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर शाफिया मुदस्सिर है और आई थिंक स्टार्ट नाउ। बड़ा सिंपल सा और इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है। तो रिकॉर्डिंग भी स्टार्ट हो गई, आई थिंक स्टार्ट हो गई ना रिकॉर्डिंग। अच्छा देखिए, इसमें ना इसको हम दो तरीके से लेकर चल सकते हैं। या तो हम पहले थोड़ा सा इसका थेरेटिकल एस्पेक्ट्स कवर कर लें और उसके बाद फिर हम यूनिट के ऊपर जाएं, और या फिर ये कि हम इसको स्टार्ट यूनिट से करें। कोई सजेशन है आप लोगों के पास? बिकॉज एक छोटा सा एक पावर पॉइंट मैंने इसके लिए प्रिपेयर किया हुआ है, ऑल्दो के मोस्ट ऑफ द जो है वो सारा वर्बल ही होगा। और लेकिन अगर आप लोग कहें तो हम इसको डायरेक्ट प्रैक्टिकली या फिर हम थोड़ा सा थ्योरेटिकल कवर करते हैं और उसके बाद फिर हम यूनिट पे जाएंगे, तब तक बाकी लोग भी और आ जाएंगे। ठीक है जी। अच्छा जी, हाइड्रा फेशियल क्या है? इसको जो है हम इसके इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करेंगे। श्योर नहीं, एक मिनट बस, अब आप लोग बाहर चले जाइए। ये क्या पता है हमें हाइड्रा फेशियल के बारे में? एक बड़ा कॉमन सा प्रोसीजर जो कि हम सब लोग अपने क्लिनिक में कर रहे होते हैं इसको। जब भी हमने किसी किस्म का भी हमने कोई सेटअप स्टार्ट करना है, इधर हॉस्पिटल में हमने डर्माटोलॉजी स्टार्ट करनी है या हमने क्लिनिकल सेटअप स्टार्ट करना है, तो हम सोचते हैं कि वेयर टू इन्वेस्ट एंड हाउ टू इन्वेस्ट, और कहाँ से स्टार्ट करें जहाँ से हमारा इन्वेस्टमेंट बजट थोड़ा सा हमें मिल जाए और उससे हम फिर फर्दर अपनी इन्वेस्टमेंट्स कर सकें। दिस इज द बेसिक प्रोसीजर हाइड्रा फेशियल एंड लेजर हेयर रिमूवल। हमें गाइड किया जाता है कि आप सबसे पहले जी हाइड्रा फेशियल स्टार्ट कर दें और उसके बाद साथ साथ आप अपना लेजर हेयर रिमूवल स्टार्ट करें और फिर आप फर्दर स्टेप स्टेप अप करें। अब हाइड्रा फेशियल हमने कौन सा लेना है, कैसा लेना है, इस पे भी हम आगे जाके बात करेंगे। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि हाइड्रा फेशियल है क्या। इट्स ए मेडिकल फेशियल। क्यों ये इतना अट्रैक्टिव क्यों है, ये हमारे हाइड्रा फेशियल ही क्यों इतना अट्रैक्टिव है? एक तो मेरे ख्याल में इसके नाम के साथ लगा हुआ है फेशियल। बहुत सारा काम हमारा स्वास्थ्य के साथ जो है वो हमें खुद ब खुद ही फेमस कर रहे होते हैं, बिकॉज फेशियल एक बहुत फेमस ट्रीटमेंट है। तो ये हाइड्रा फेशियल जो है, चूंकि इट्स मेडिकल ट्रीटमेंट एंड इट इज इन द मेडिकल हैंड्स, इन प्रोफेशनल हैंड्स, इसलिए तो एक ये बहुत ज़्यादा एक कॉमन अट्रैक्टिव नेम है हाइड्रा फेशियल। इधर वी कैन नेम इट एपोपील और हाइड्रोब्रेजन, हाइड्रोडर्माब्रेजन। अच्छा, डर्म अब्रेजन जो है वो इट्स द पार्ट ऑफ हाइड्रा फेशियल। अभी मैंने काफ़ी जगह पर देखा है कि डर्म अब्रेजन को एक अलग से किया जाता है, लेकिन मैं डर्म अब्रेजन को एज अ पार्ट ऑफ हाइड्रा फेशियल लेती हूँ और मैं एज अ पार्ट ऑफ हाइड्रा फेशियल इसको मैं करती हूँ। अभी मैं जब जाके बताऊंगी आपको कि इसकी क्या रीज़न है कि हम इसको इसके पार्ट में मैं क्यों करती हूँ। अच्छा, अब ये जो अब नेम से जाहिर है कि इसमें क्लेंजिंग है, एक्सट्रैक्शन है, इस सारी थियरी के ऊपर हमें जानने की जरूरत नहीं है कि इससे extractions, cleansings, and opening of the clogged pores, and removing of the dirt and oil, and then serum infusions, hydration. सबसे पहले हम ये देखेंगे कि इसके हमारे पास बेनिफिट्स क्या क्या है। ठीक है, बेनिफिट्स के ऊपर हम आ जाते हैं हाइड्रा फेशियल के। और इसको हम अच्छा, एक चीज इसको मैंने आपको और क्लियर करनी है, वो ये कि हाइड्रा फेशियल इज वन ऑफ दोज प्रोसीजर्स कि या तो हमारा क्लिनिक गो एंड ग्रो है या फिर स्ट्रॉन्ग है। आपने देखा होगा कि आजकल लोग डॉक्टर्स शॉपिंग बहुत करते हैं और ये शुरू से चलता आ रहा है। तो उसकी और आके हाइड्रा फेशियल के बारे में क्वेश्चनिंग करने और हाइड्रा फेशियल करने के बारे में कुछ उसके क्वेश्चंस का मकसद क्या होता है, उसके पीछे पेशेंट्स का एक माइंड चल रहा होता है कि वो ये देख रहे होते हैं कि इस क्लिनिक का हाइड्रा फेशियल देखें कैसा है, डॉक्टर कैसे हैं, इनका हैंड कैसा है। हाइड्रा फेशियल अगर अच्छा है और कुछ ये कि उनका सेटअप में आकर और थोड़ा सा आपके साथ एक बातचीत करके ट्रस्ट बन जाता है, और कुछ ये एक ही नॉन इन्वेसिव प्रोसीजर है। नॉन इन्वेसिव वैसे पेशेंट्स को इतना डर नहीं लगता इंजेक्शन से, फिलर से तो डर रहे होते हैं ना, सबसे पहले जाके स्किन पे, वो भी अपने फेस पे कौन हाथ लगवाता है। तो इसलिए वो नॉन इन्वेसिव है तो वो अपने आप को पेश कर देती हैं कि ओके वी आर हेयर फॉर हाइड्रा फेशियल, क्योंकि वो हमें देख रहे होते हैं, हमें चेक कर रहे होते हैं कि ये डॉक्टर कैसा है, ट्रीटमेंट खुद हो रहा है नहीं हो रहा, स्टाफ कैसा है।
ठीक है। तो ये कि इस वजह से ये जो है ना, एक मेरे हिसाब में ये एक ग्रो प्रोसीजर है हमारे क्लिनिक का, या स्टॉप है, या तो पेशेंट दोबारा आएगा नहीं अगर आपने उसको साइड इफेक्ट बना दिया, या आपने मैकेनिकल प्रेशर ज़्यादा कर दिया, या आपने किसी भी उसके लेवल पे फीलिंग वगैरह कहीं पे कुछ कर दिया, उस पेशेंट ने दोबारा कभी आपके क्लिनिक पे नहीं आना। तो आपने अगर पेशेंट को अपना बनाना है और आपने उसके साथ एक अच्छा सा इंट्रैक्शन करना है, और आप चाहते हैं कि उससे मेरा लॉन्ग टर्म एक इंट्रैक्शन रहे और वो मेरे पास आता रहे, तो आपने उसको एक अच्छा फ्रेंडली एटमोसफेयर देना है और खुद जाना है। सिर्फ टेक्नीशियंस के साथ ये प्रोसीजर टेक्नीशियंस के हवाले नहीं करना, ठीक है। अच्छा, इसमें अभी हम एक चीज, इसके सबसे पहले हम बेनिफिट्स करने वाले थे। तो बेनिफिट्स में क्या है कि इट इज सबसे पहले तो ये कि ये हमारे स्किन के टेक्सचर को improve करता है, ठीक है। स्किन के टेक्सचर इंप्रूव हो रहा है, स्किन में एक हमारी प्लम्पीनेस आ रही है, स्मूथनेस आ रही है। इसके अलावा जो इसके ट्रीटमेंट के अलावा जो हम इसके बेनिफिट्स देखते हैं, दैट इज ये एक जेंटल प्रोसीजर, नॉन इन्वेसिव प्रोसीजर है। डेंटल होने के साथ साथ इसमें हमारे पास स्किन की जो क्लीनिंग हो जाती है, उसके साथ हमारे स्किन की जो इन्फ्यूजन हो रही है, सीरम स्किन इन्फ्यूजन के साथ हमारी स्किन में हाइड्रेशन जा रही है। ये उस लेवल की हाइड्रेशन होती है जो कि हम खुद से नॉर्मल फेशियल के साथ या घर पे नहीं अचीव कर सकते। कुछ दिन पहले हमारे ग्रुप में एक बात हो रही थी कि हाइड्रोफेशियल का मतलब है कि अगर हम अपने फेस को रगड़ के धो लें, रगड़ के साफ कर लें। नो, दिस इज नॉट हाइड्रोफेशियल। हाइड्रोफेशियल एक मेडिकेटेड ट्रीटमेंट है, इसमें कोई रगड़ने वाली चीज नहीं है। ये इट शुड बी वेरी सॉफ्ट, इट शुड बी वेरी स्मूथ, इट शुड बी वेरी जेंटल, ताकि पेशेंट फिर आपको अच्छे अल्फाज में याद भी करे और उसको नजर भी आए। अच्छा, नजर आने वाली बात जो है ना, ये आजकल में बहुत ज्यादा देख रहे हैं कि हमें जी इफेक्ट नजर आना चाहिए। क्या नजर आना चाहिए? कोई सजेशन है इसमें? कोई आप लोग बता सकते हैं कि क्या नजर आना चाहिए हाइड्रोफेशियल के बाद? जो लोग एक्टिवली कर रहे हैं और सभी कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। कोई है? कोई रेज हैंड है? एनीवन? जी मैडम। हाँ, बताइए। सबसे पहले तो हमारा जो मेन पेशेंट कंसर्न होता है उसको जरा देखना चाहिए कि क्लींजिंग करनी चाहिए। नहीं, हमें रिजल्ट क्या हेलो। नजर मेरा क्वेश्चन है कि पेशेंट क्या एक्सपेक्ट कर रहा होता है कि मुझे क्या रिजल्ट नजर आए? क्या नजर आए? हफ्ते 2 हफ्ते बाद पेशेंट वापस आया, कभी ऐसा हुआ है? कि मेरे साथ तो ऐसा हुआ है कि 1 हफ्ते के बाद, बल्कि 3-4 दिनों के बाद पेशेंट, मैंने हाइड्रा कराया था, कुछ नजर नहीं आना, मुझे किसी ने कुछ कहा नहीं। इसका क्या मतलब? ये पेशेंट को क्लियर करना है पहले ना, ये आपने उसको क्लियर करना है कि आपको नजर कुछ नहीं आएगा, आपको फील होगा, और ये आपकी फील करने की एक आय होनी चाहिए कि आप ये फील करेंगे कि यस, मेरी स्किन इज गोइंग बेटर। एक चीज मैं ये बताती होती हूँ पेशेंट्स को कि आप अपनी पिक्चर ले लीजिए आज, और आपने हर महीने हाइड्रोफेशियल कराना है, और फिर आपने 4 वीक्स के बाद अपनी दोबारा पिक्चर लेनी है। इससे पहले अगर आप रिजल्ट एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो ये गलत है, क्योंकि वी आर नॉट ऑफरिंग एनी ब्लीचिंग, वी आर नॉट ऑफरिंग एनी पॉलिशिंग। हम कोई मतलब कुछ भी नहीं लगा रहे ना, ऐसा कुछ चावलों का आटा वगैरह तो नहीं इसमें लगाया जा रहा है। तो ये कि ये क्या है कि हमने कोई ऐसे प्रोसीजर करना भी नहीं है, कोई ऐसी चीज हमने आउट ऑफ द वे जाके करनी भी नहीं है। इट इज ए मेडिकल ट्रीटमेंट एंड इट शुड बी इन द मेडिकल लिमिट्स, ठीक। अच्छा जी, जेंटल तो ये है, हाइड्रेशन ये बहुत अच्छी कर रहा है, पीएच बैलेंस को मेंटेन कर रहा है, जो कि क्रीम्स वाले हाइड्रोफेशियल्स नहीं कर सकते। पीएच बैलेंस को मेंटेन कर रहा है अपने डिफरेंट सीरम्स के साथ। साथ साथ हमारी फर्मनेस रिस्टोर हो रही है। और इसके अलावा ये कि एवरी टाइप ऑफ स्किन कैन हैव हाइड्रोफेशियल, एवरी टाइप ऑफ स्किन, कि अगर कोई बहुत सेंसिटिव स्किन है तो वो उसकी सेंसिटिविटी भी ठीक हो जाती है। अगर आप अक्सर कह रहे होते हैं कि हमारी स्किन बहुत सेंसिटिव है, तो वो जो स्किन सेंसिटिविटी है, इट शुड बी ट्रीटेड विद हाइड्रोफेशियल। हाइड्रोफेशियल इस लेवल का होना चाहिए कि स्किन उसकी जो है उसकी सेंसिटिविटी ट्रीट हो जाए। अगर बहुत सारा ऑयल है तो वो इट मस्ट बी कंट्रोल्ड, अगर बहुत सारी स्किन ड्राई है तो ड्राइनेस मस्ट बी कंट्रोल्ड। This is the effectiveness of hydrofacial, and this is the result of hydrofacial that we can see after 3 to 4 weeks, after 3 to 4 sessions, in fact, हाइड्रा की। अच्छा, इसके अलावा ये कि ये अच्छा कुछ मैंने इसके लिए चूंकि बहुत सारी जगहों से पढ़ा, तो 3-4 जगहों पे मैंने ये पढ़ा कि इट इज नॉट टेक्नीशियन डिपेंडेंट, ठीक है। लेकिन मैं इस चीज से बिल्कुल भी जो है वो एग्री नहीं करती।
बिकॉज ये टेक्नीशियन डिपेंडेंट है। तो जो आपका हैंड है, जो आप ट्रीटमेंट कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि हाइड्राफेशियल की मशीन जिसके पास आ गई उसने उसको कर देना है और रिजल्ट भी वैसा ही आ जाना है। वही सीरम्स होंगे, वही पील्स होंगे, वही सारी मशीन होगी, लेकिन रिजल्ट आपका कंसिस्टेंट वैसा नहीं होगा। ठीक है। और ये कि इससे टेक्नीशियंस के हैंड में इसको नहीं देना, मैंने इसीलिए पहले क्लियर किया था कि ये जो हमारा टॉपिक है ये थोड़ा इंटरेक्टिव टाइप भी है, थोड़ा बेसिक है, ये कोई बहुत थ्योरेटिकल टाइप टॉपिक नहीं है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि हमने, हाँ जी, ये चीज़ हम यहाँ से लेकर चले हैं। आगे चलते हैं कि जी इसमें, ठीक है जी, बेनिफिट्स की हम बात कर रहे थे जी, फाइन लाइंस, रिंकल्स और एक्ने, कंजेस्टेड पोर्स ठीक हो जाएंगे, अनइवन स्किन टोन एंड टेक्सचर, हाइपर पिगमेंटेशन, ये वो सब चीज़ें जो हम फेस करके पेशेंट को एडवाइस कर रहे होते हैं कि आपकी स्किन ठीक है, डिहाइड्रेट हो रही है, डल हो रही है, यू कैन हैव हाइड्राफेशियल, ऑयली है, एक्ने बनी हुई है, हाइड्राफेशियल करा लीजिए। और ये कि एक्नी में हाइड्राफेशियल क्या करता है, ये भी मैंने अभी इसको अलग से एक्सप्लेन करूंगी कि एक्नी में इसका क्या रोल है और किस किस लेवल पे रोल है, रोजेशिया में भी। और बाकी ये कि ये सेल्फ एक्सप्लेन। और मिनिमल डाउन टाइम के साथ इसकी जो है वी सी द रिजुविनेशन द मिनिमम इन्वेजन, हाउ डज इट वर्क। ठीक है जी। अच्छा जी, अभी हम चल रहे थे अपने सेंसिटिविटी पे, और कस्टमाइजेबल रिजल्ट्स हैं, इसमें हम आराम से अपनी ट्रीटमेंट्स को कस्टमाइज कर सकते हैं। 2 सिस्टर्स भी आपके पास आएंगे या 4 सिस्टर्स भी आपके पास आएंगी ना, तो आपका हाइड्राफेशियल मस्ट नॉट बी सेम फॉर ऑल। टेल देम कि आप सबका सेम नहीं होगा। मैं स्किन देखूंगी तो मैं उसके साथ साथ आपका गाइड करती जाऊंगी, किसको कौन सा सीरम लगाना है, किसको कौन सा पील लगाना है, किसको किस लेवल की एक्सट्रैक्शन करनी है, ये सब वेरिएबल है। हाइड्राफेशियल घर में मौजूद तमाम अफराद का, इवन ट्विंस का, इवन आपके पास जितने लोग हैं, हाइड्राफेशियल आपका कभी भी सेम नहीं चाहिए कि बस हम एक हाइड्राफेशियल हमने रख लिया है, अपने स्टाफ को सिखा दिया है और ये हाइड्राफेशियल है, ये हम सारा का सारा सबको यूनिफॉर्मली करते जाएंगे। नो, बिल्कुल भी नहीं, ये बिल्कुल डिफरेंट होगा, हर किसी के लिए डिफरेंट होगा। अब क्लेंजिंग और एक्सफोलिएशन में हम क्या कर रहे हैं, स्किन को क्लेंज कर रहे हैं विद द जेंटल क्लेंजिंग और जेंटल क्लेंजर्स, और जिनकी स्किन ऑयली है उनको आप ऑयल रिमूविंग क्लेंजर्स यूज करेंगे, और ड्राई स्किन वालों को आप हाइड्रेटिंग क्लेंजर्स यूज करेंगे। का मकसद क्या है कि सरफेस हमारी जो है डेब्रिज रिमूव करनी है, टू रिमूव द मेकअप्स, ऑयल्स, एंड टू प्रिपेयर द स्किन, टू प्रिपेयर अ गुड कैनवस, ताकि आप सब्सिक्वेंट जो प्रोसीजर्स आपने इस पे करने जा रहे हैं उसके लिए आपकी स्किन एक अच्छी क्लींस हो जाए। क्लेंजिंग कैन बी डन बिफोर अदर प्रोसीजर्स आल्सो। हाइड्राफेशियल में हम लोगों को ये क्लेंजिंग हमारी बहुत मस्ट है। क्लेंजर यूज करिए, उसके बाद फिर फेस को लाइट जेंटल वॉश करवा दीजिए विदाउट एनी सोप, बिकॉज क्लेंजर हमने कर दिया है। उसके बाद आप पेशेंट को ड्राई कीजिए विद टिश्यू और विद सर्जिकल गॉज, और फिर आप अपने प्रोसीजर हम फर्दर स्टार्ट। एक्सफोलिएशन जो है वो हम किसके साथ कर रहे होते हैं, कुछ एक्सफोलिएशन हमारी क्लेंजर के साथ ही हो जाती है, और फिर हमारे पास एक स्क्रबर मौजूद होता है, उसके साथ हम लाइट सी एक्सफोलिएशन करेंगे स्किन की, और वो भी सबको नहीं करेंगे। स्किन बहुत सेंसिटिव है, रेडनेस है या फुल ऑफ एक्नी है, फिर हम उस पर एक्सफोलिएशन का जो स्क्रबर पार्ट है वो हम यूज नहीं करते, क्योंकि स्किन पे बम्स बने हुए हैं, उस पर आप एक्सफोलिएट कर नहीं सकते। नोज को कर दीजिए, नोज को हमने ब्लैक हेड्स वहां से रिमूव करने हैं, व्हाइट हेड्स रिमूव करने हैं। एक्सफोलिएशन के बाद एक माइल्ड सा पील अप्लाई कीजिए। माइल्ड पील इसलिए अप्लाई करना है हमने, बिकॉज जब हाइड्रा का पेशेंट हमारे पास आया तो हमने उसकी स्किन की प्राइमिंग नहीं की, उसके स्किन पे हमने लाइटनिंग क्रीम्स, और प्लस हमने उसको किसी किस्म का सन अवॉइडेंस वो नहीं 2-3 हफ्ते से करके आया, इसलिए डायरेक्ट पीलिंग हम हाइड्रा फेशियल में जब भी करेंगे तो वो एक, इट मस्ट बी ए सॉफ्ट पील, लाइक ग्लाइकोलिक एसिड, सॉफ्ट ग्लाइकोलिक एसिड और सॉफ्ट सैलिसिलिक एसिड पील, और आप नायासिनामाइड में यूजुअली यूज कर देती हैं, या फिर बहुत ही कम कंसंट्रेशन में आप लैक्टिक एसिड पील लगा सकते हैं, just for 5 to 10 minutes, and then after that आप उसको फेस को क्लीन कीजिए, और फिर मैं उसके बाद मेरा ये होता है कि मैं पेशेंट को मास्क लगाती हूँ, तो एक्सट्रैक्शन हमने उसकी पहले कर ली थी, तो आपको बताया है। फिर हमारे सीरम स्टेप स्टार्ट हो जाते हैं, अभी हम उसको यूनिट के ऊपर भी दोबारा से एक दफ़ा मैं आपको
डेमो थोड़ी सी दे दूंगी कि हाइड्रेशन हमने सीरम स्टेप्स कैसे करने हैं, इसको हमने ड्रैग करना है या हमने इसको एक एडिक्वेट सेक्शन के साथ अपना जो बैंड है उसको हमने स्किन पे मूव करना होता है और उसमें मेक श्योर कि सीरम आ रहा है, स्टेप्स जो सीरम है उसमें स्किन के ऊपर जा रहा है, वो ड्राई बैंड आपका नहीं जा रहा। हाइड्रेशन से पहले एक छोटा सा एक मैं स्टेप करती होती हूँ, वो होता है डर्म अब्रेजन का। डर्म अब्रेजन के साथ एक ड्राई सक्शन स्टेप हो जाता है जिसमें हमारे बहुत सारे पोर्स क्लियर हो जाते हैं, बहुत सारे ब्लैक हेड्स निकल जाते हैं और एक हमें ज़्यादा क्लैरिटी मिल जाती है ताकि जो हमने सीरम यूज़ करना है वो सीरम ज़ाया ना हो, क्योंकि अगर वो सीरम स्टेप के साथ साथ स्किन क्लीन भी करेगा और सीरम मुसलसल जो है वो आपका वेस्टेज में जा रहा होता है, तो इसलिए पहले एक डर्म अब्रेशन हम कर देते हैं और उसके बाद फिर हम हाइड्रेशन के साथ जो है वो सीरम स्टेप में आ जाते हैं। सीरम स्टेप के साथ हमने जो है हमारे पास 3 यूजुअली मशीन्स, सब तरह की मशीन्स में 4 बॉटल्स की ऑप्शन होती है, एक क्लीनिंग का पड़ा हुआ होता है, इसके अलावा 1, 2 और 3। अच्छा, इसकी थोड़ी सी कॉन्स्टिट्यूशंस भी आप जरूर देखा करें कि हमारे जो सीरम्स हैं उनमें क्या क्या है। तो एक जो स्टैंडर्ड, एक गोल्ड स्टैंडर्ड जो हाइड्रा फेशियल का चलता है थ्रू आउट द वर्ल्ड, उसमें जो नंबर 1 होता है उसमें हाइलुरोनिक एसिड होता है, प्लस उसमें हमारी हाइड्रेशन होती है, क्लीनिंग होती है डेब्रीज की, और उसमें वो बेसिकली स्किन को एक क्लीनिंग दे रहा होता है माइल्ड हाइलुरोनिक एसिड के साथ। और सेकंड नंबर जो होता है उसमें यूजुअली सैलिसिलिक एसिड का कॉम्बिनेशन होता है, और थर्ड में हमारे पास विटामिन सी का कॉम्बिनेशन होता है। 2 सीरम्स पेशेंट्स को एक वक्त में आपने करने होते हैं, 3 भी कर सकते हैं लेकिन 2 सीरम्स आपने करने होते हैं, इधर 1 और 2, इधर 2, 1 एंड 3। 3 में आपकी विटामिन जा रहा है, विटामिन जा रही है, हाइड्रेशन जा रही है, उसमें ग्लिसरीन भी होता है, और 1 क्लीनिंग कर रहा था। जो ड्राई स्किन के लोग हैं उनमें आप 1 करें और 3 उसके बाद 3 पे आ जाए, लेकिन जो ऑयली स्किन के लोग हैं उनमें आप पहले 1 का स्टेप करें और फिर 2। कॉम्बिनेशन है तो फिर जो पार्ट्स उनके ऑयली पार्ट्स हैं उसमें उनको सेकंड नंबर दीजिए, बाकी स्किन के ऊपर स्पेशली जो अपर लिप का पार्ट है और जो साइड्स हैं उनके ऊपर, साइड्स ऑफ द आईज के ऊपर भी सैलिसिलिक एसिड मत दीजिए, काफी लोग उससे रिएक्ट भी करते हैं। अच्छा जी, ये कि यही बात जो हम पहले से डिस्कस करके आए थे कि हाई डिमांड है, वर्सेटिलिटी है, मिनिमम डाउन टाइम है, क्विक प्रोसीजर, जस्ट हाफ आवर, 40 मिनट्स और मैक्सिमम 50 मिनट्स अगर आपके बाकी भी और जो लाइन वगैरह एनहांसमेंट करनी है, और एनेस्थीसिया की ज़रूरत नहीं है। देयर इज कुछ पोस्ट केयर ट्रीटमेंट हम एडवाइस कर देते हैं पेशेंट को। प्रॉफिटेबिलिटी, इस पर हमने पहले बात की थी कि या तो आपका क्लिनिक गो एंड ग्रो में चला जाएगा या फिर वो स्टॉप हो जाएगा। अगर आपने अपने, यू कैन, इफ यू वांट टू हैव बेस्ट बेनिफिट्स आउट ऑफ योर क्लिनिक, ऑफ योर होल सेटअप, तो फिर आपका हाइड्रा फेशियल जो है वो एक बहुत अच्छा स्टैंडर्डाइज्ड प्रोसीजर होना चाहिए। और एनहांस्ड रेपुटेशन, आपकी क्लाइंट सेटिस्फेक्शन, एजुकेशनल सपोर्ट। अच्छा जी, साइड इफेक्ट्स पे भी हम आते हैं, और बेनिफिट्स आई थिंक मैंने यहाँ पे बहुत सारे से लिखे थे, और अगर आप बतिया बोलें। अच्छा जी, अब ये कि हमने इसमें जो है ना, कॉल आ गई थी तो कनेक्ट हुआ मैं यहाँ पे, मोबाइल भी कनेक्ट हुआ। अच्छा जी, हमने जो है इसमें चीज़ें जो डिस्कस की, एक दफ़ा जरा मैं इसको देख लूँ कि हमने कंसिस्टेंट रिजल्ट्स और सेफ एंड इफेक्टिवनेस सब कुछ यहाँ से कर लिया है। अमेजिंग फॉर द सेंसिटिव स्किन। अच्छा, मुझे ये बताइए कि एक्नी हो पेशेंट को, और हम एक्नी के ट्रीटमेंट में हाइड्रा फेशियल एडवाइस करते हैं, एक्नी को कोई बेनिफिट है हाइड्रा फेशियल का? किसी ने कुछ देखा हो? कम आप यार थोड़ा सा कुछ बोलिए, आइए। एक्नी में हाइड्रा फेशियल कौन कौन करता है? एक्नी में हाइड्रा फेशियल कौन कौन करता है?
एक्टिव एक्नी पे तो मैडम कोई भी नहीं करता होगा मेरे ख्याल से, लेकिन अगर माइल्ड एक्नी है तो फिर उसके सैलिसाइलिक एसिड। और अच्छा, आपने कभी स्किन देखी है, पेशेंट आया और उसके फुल फेस पे, एक आप एग्जांपल मैं आपको देती हूँ कि एक स्टीरॉइड फेस है। स्टीरॉइड फेस समझते हैं ना? स्टीरॉइड फेस हम किसको लेबल करते हैं? माइलियास, ब्लैक हेड्स, वाइट हेड्स, फिर उसके अलावा जो टेलेंजेक्टेसियाज वगैरह हैं वो लेते हैं, और एक डल और साथ फ्रैकलिंग और मिलाजमा, पता चल जाता है कि ये स्टीरॉइड फेस है। उसके ऊपर आपने पेशेंट को दे दिया लाइट सा रेटिनॉइड, और आपने उसको थोड़ा सा दे दिया क्लेंडामाइसिन, और आपने उसको भेजा। तो मेरे मुताबिक मेडिसिन उस पर इफेक्ट नहीं करती, तो इतना उसका सब कुछ क्लॉग्ड हुआ भी होते हैं पोर्स। वाइट हेड्स, ब्लैक हेड्स, उनके ऊपर वो आप रिमूव तो करना शुरू कर देंगे स्किन को, वो हीलिंग तो स्टार्ट कर देंगे, लेकिन मेडिसिन का इफेक्ट वैसे नहीं आता। उस पेशेंट को सबसे पहले एक लाइट सा हाइड्रा फेशियल आप जरूर कीजिए। उसमें उसकी क्लीनिंग होगी, उसका डर्माब्रेशन उसको क्लियर करेगा पोर्स को, उसके बाहर बहुत सारे वाइट हेड्स उतर जाएंगे, रिमूव हो जाएंगे, उसकी डस्ट रिमूव होगी, एक्स्ट्रा सारा ऑयल रिमूव होगा, तो एक्ने की मेडिसिन उस पर इफेक्ट करेगी। अदरवाइज एक्ने की मेडिसिन उसके काफी दिन तक तो उसके ऊपर से गुजरती है, इसलिए उसको लाइट सी एक्सट्रैक्शन और हाइड्रा फेशियल उसको माइल्ड सा करना जरूरी है। उसके साथ उसके रिजल्ट मल्टीप्लाइड नजर आते हैं, मल्टीप्लाइड। बहुत सारा अगर मॉडरेट एक्ने है तो फिर आइए कि आप उसको अवॉइड करके कर सकते हैं, या आप उसको हाइड्रा को स्टॉप कर दीजिए, नहीं मैं हाइड्रा यहाँ पर हम नहीं कर सकते। आप वहाँ पे आपने कस्टमाइज आपने डिसाइड करना होता है कि इस पे हाइड्रा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। लेकिन माइल्ड एक्ने है या स्टेरॉइड फेस है, आप उस पर जरूर हाइड्रा फेशियल कीजिए, ठीक है। और उसके बाद फिर आ गया हमारा एक्ने के बाद अम, अच्छा जी, साइड इफेक्ट्स हाइड्रा फेशियल के क्या है? हमने कभी देखी है साइड इफेक्ट्स? किसी के पास कभी साइड इफेक्ट्स आए हैं हाइड्रा फेशियल के, रेडनेस, इरिटेशन के अलावा? पेशेंट अगले दिन ही वापस आ गया होगा, देखिए मेरा हाइड्रा फेशियल हुआ क्या, कभी देखा है आपने? देखिए, एक तो मैकेनिकल साइड इफेक्ट्स हैं जो हम पेशेंट को बहुत हाई प्रेशर के साथ दे सकते हैं, जिसमें कि आपने बैंड को, जो उसका डम ऑपरेशन का बैंड है उसको बहुत हाई प्रेशर के साथ कर दिया और वहां पर उसके हमने फौरन पट्टी किया बना दिए, एक इसका ये साइड इफेक्ट है। या आपने उसको कोई थोड़ा सा हार्श पील अप्लाई कर दिया, या फिर उस पेशेंट की एक्सट्रैक्शन वाली स्किन नहीं थी, बहुत ड्राई स्किन थी, और हमने उसको बहुत ज़्यादा डीप क्लेंजिंग कर, डीप क्लेंजिंग हम फिर ज़्यादा ड्राई स्किन के लोगों में नहीं कर सकते, क्योंकि वो साइड इफेक्ट उसका आ गया। कीजिए कि पोस्ट केयर आपने पेशेंट को अच्छी एडवाइस नहीं की, सन अवॉइडेंस, और ये कि जो जो पोस्ट केयर की चीज़ें भी हम इसको आगे जाके करने वाले हैं, तो वो आपने सही तरह से एडवाइस नहीं की, तो वहाँ से हमारा जो है साइड इफेक्ट्स आ गए। और मैकेनिकल साइड इफेक्ट्स हो गए, और इसके अलावा ड्राइनेस, ड्राइनेस कितनी ज़्यादा हो जाती है हाइड्रा फेशियल जो है उसके एक्स्ट्रा क्लेंजिंग के बाद हमारी ड्राइनेस बहुत सारी आ जाती है, ये एक साइड इफेक्ट है। तो फिर हमने क्या करना है, हमने उसको मॉइस्चराइजर्स बहुत सारे जो है वो एडवाइस करने हैं कि आपको मॉइस्चराइजर ज़्यादा यूज़ करना है, 3 to 5 यूज़ करना है। और ब्रेकआउट भी समटाइम एक्ने का आ जाता है हमारे पास हाइड्रा फेशियल के साथ, अच्छा खासा ब्रेकआउट एक्ने का जो है वो आ जाता है, और उसको भी जो है नॉर्मल भी समटाइम होता है, लेकिन ये कि अगर आप पेशेंट ने पोस्ट केयर नहीं की या आपने एक इरिटेटेड एक्ने थी उसको छोड़ा छेड़ दिया, तो वहां से भी हमारा ब्रेकआउट एक आ जाता है। तो हाइड्रा फेशियल के जो साइड इफेक्ट्स हैं उसको हमने अवॉइड कैसे करें, अवॉइड करने के लिए हम क्या कुछ करेंगे, कौन से ऐसे स्टेप्स होंगे कि जिसके साथ हमारे जो साइड इफेक्ट्स हैं वो हम अवॉइड करेंगे। नंबर 1, फेस को टच नहीं करना। बैठे बैठे हमने हाइड्रा कराया, मैं ये देख रही हूँ, मैं ये देख रही हूँ, मैं ऐसे देख रही हूँ, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, यहाँ पे ड्राइनेस बन गई, ये मेरी स्किन पील हो रही है। नो, आपने से अपने फेस को आपने कम से कम 3-4 दिन तक टच नहीं करना, बिल्कुल भी पिक नहीं करना। पेशेंट को अच्छा सा एडवाइस करेंगे कि स्किन को आपने पिक नहीं करना। अच्छा, नंबर 2 कि आपकी जो आपने
इस पे अपना वर्कआउट नहीं करना। जैसे जिम जा रहे हैं तो 2 to 3 डेज के लिए आप अपना जिम अवॉइड कीजिए कि आप जिम नहीं करेंगे, क्योंकि उससे क्या होगा, उससे आपकी पर्सपायरेशन बहुत ज़्यादा हो जाएगी, फर्दर एक्सफोलिएशन होगी। जितना ज़्यादा हमारी स्किन पर्सपायर करती है उतनी ज़्यादा उसमें एक्सफोलिएशन होती है। एक दफ़ा जो एक्सफोलिएशन हमने की है दैट इज़ मोर देन सफिशिएंट फॉर 1 मंथ के लिए तक उसने जो है वो फर्दर एक्सफोलिएशन नहीं करनी। 2 to 3 डेज तक पेशेंट ने जिम नहीं जाना, वर्कआउट नहीं करना, बहुत ज़्यादा फेस को वॉश नहीं करना। सबसे पहले तो हाइड्रा फेशियल के बाद आप 6 आवर्स तक उसको वॉशिंग से मना करें तो बेहतर होता है कि आप वॉश नहीं करें, ताकि सीरम्स की जो इन्फ्यूजन की है उसका भी रिजल्ट आ जाए। और नंबर 2 ये कि एक्स्ट्रा जो ऑयल स्किन अपना बना रही है वो आपने फर्दर रिमूव नहीं करना। स्किन हमारे अपने लेसिथिन्स बनाती है ना, वो हमारे ऑल टाइम हमारा ऑयल बना रही होती है। हमने बहुत सारा ऑयल रिमूव कर दिया, तो अगर पेशेंट दोबारा से फिर से फेस वॉश शुरू कर देगा तो वो मजीद ड्राइनेस में लैंड करेगा। जैसे 6 आवर्स तक उसने फेस को वॉश नहीं कर। नंबर 3 आपने जो डेली रूटीन है उसमें आप टोनर यूज करते हैं तो आपने टोनर नहीं यूज करना। 2 डेज तक आप टोनर फेस पे मत लगाइए, वो इस आपकी ड्राइनेस में और आपकी रैश में ऐड ऑन हो जाता है। फिर उसके बाद आ जाता है हमारा कि जो हमारी स्किन केयर की रेजीम चल रही है डेली की, उसमें थोड़ा सा एक चेंज आ जाएगा। जो आपकी एंटी पिगमेंटरी क्रीम्स हैं वो भी थोड़ी सी उसको इरिटेट करती हैं, इसलिए मैं ज़्यादातर वो भी मना कर देती हूँ कि आपने 2-3 दिन तक वो नहीं लगाए। सन अवॉइडेंस मॉइस्चराइजर, सन अवॉइडेंस मॉइस्चराइजर, ये आपने उनको लिख के देना है कि आपने 2-3 डेज तक सन अवॉइड बहुत अच्छा करना है। सन अवॉइड तो आपने लेटर भी करते रहने। मॉइस्चराइजर अभी आप थोड़ा सा ज़्यादा यूज़ कीजिए 4 to 5 टाइम्स अ डे, फिर उसके बाद आप जब भी फेस वॉश करें तो आप मॉइस्चराइज कर लीजिए इसका। और सनस्क्रीन हो गई, और ये जो टैनिंग बेड्स वगैरह जो चीज़ें वो आपने अवॉइड करनी है। और इसके अलावा ये कि बहुत सारे पेशेंट्स ना नाइट टाइम में रेटिनॉल यूज़ कर रहे होते हैं। आजकल रेटिनॉल की भी बहुत ज़्यादा हाइप है। ऑलरेडी पेशेंट हमारे पास आता है तो वो रेटिनॉल यूज़ कर रहा होता है, तो उसको स्पेसिफिकली मना करेंगे। ग्लाइकोलिक एसिड और जो रेटिनॉल है ये चीज़ें, और जो आपके सैलिसिलिक एसिड के प्रोडक्ट्स आप रात को यूज़ कर रही हैं वो आपके स्पेसिफिकली यूज़ नहीं करें। ठीक हो गया। उसके बाद हम आ जाते हैं वैक्सिंग। वैक्सिंग भी अवॉइड करनी है। वैक्सिंग क्या करिए, एक्सफोलिएशन भी करिए और इसके साथ साथ क्या करिए, वैक्सिंग वैसे भी हम मना करते हैं पेशेंट्स को। बहुत मिजरी होती है जो पेशेंट्स वैक्सिंग कर रहे होते हैं, इसलिए उनको ज़रूर ज़रूर समझा के भेजा करिए कि वैक्सिंग एंड ब्लीचिंग जो है वो हमारे फेस के लिए नहीं है। वैक्सिंग और ब्लीचिंग जो है वो प्लीज़ आपने अवॉइड करनी है। वैक्सिंग ब्लीचिंग आप मत कीजिए। हाइड्रा फेशियल के बाद तो वैसे भी उनको ज़रूर मना कर दीजिए, लेकिन वैक्सिंग के बारे में वैसे पेशेंट को, क्योंकि हाइड्रा फेशियल जब हम कर रहे होते हैं ना पेशेंट का, तो हमारे पास ना बहुत सारा टाइम होता है, उसमें हम पेशेंट का एक माइंड सेट कर सकते हैं। अच्छा, एक इसकी बहुत बड़ी टिप भी है कि जब आप हाइड्रा फेशियल करें ना पेशेंट को, तो उस वक्त उसके दरमियान में अगर तो वो उसको टीयर ड्रॉप्स हैं उसके बारे में थोड़ा सा गाइड करें। ठीक है, अगर वो पेशेंट बल्कि फेस का है, सैगिंग का है, आप उसके बारे में उसको इन्फॉर्मेशन दे दें। ये वो चीज़ें हैं कि जो आप पेशेंट से उस पर डिस्कस कर रहे हैं, बिकॉज हमारे पास उस वक्त टाइम होता है पेशेंट के साथ। ठीक है, अच्छा जी। और फिर ये कि इसके बस प्रोज एंड कॉन्स हमने डिस्कस कर लिए, और फिर हमने ये हमारा टेक अवे है कि हम इस प्रोसीजर से हम बेनिफिट्स भी बहुत सारे ले सकते हैं, और हम इस प्रोसीजर के साथ पेशेंट को डरा भी सकते हैं कि नहीं स्किन की ट्रीटमेंट हो गई, हाइड्रा फेशियल लिया था तो ये देखें क्या क्या हो गया हमारे साथ। तो इसके साथ हमने हाइड्रा को हमने बहुत जेंटल रखना है और पेशेंट के लिए फ्रेंडली बना देना ताकि वो दोबारा भी आए और उसकी स्किन भी ठीक हो। और फर्दर ये कि वो आपकी क्लिनिक के विजिट्स दें, कि विजिट्स जो है ना वो हमारे लिए बहुत ज़रूरी होते हैं, बिकॉज वी आर हेयर ऑल वी आर एस्थेटिक, जो हमारी फील्ड है ना यहाँ पर हम लोग बैठे हैं, तो एस्थेटिक में हमें पेशेंट के विजिट्स चाहिए होते हैं क्लिनिक। तो विजिट्स कब होंगे, जब हमारा पेशेंट की स्किन सेफ रहेगी पहले ही हाइड्रा फेशियल। तो इससे ये कि पटीक्याई बन गए या स्किन डैमेज होगी, बहुत ओवर ड्राई हो गई, लेकिन ऐसा काम नहीं करना। ठीक हो गया। अच्छा जी, अभी हम थोड़ा सा डेमो की तरफ भी जाते हैं अपने। ये देख लूँ कि मैंने जो पॉइंट्स लिखे थे हमारे सारे कवर हो गए। अच्छा, आप में से कभी किसी ने ये देखा हो कि
हम हाइड्रा कर रहे हैं पेशेंट का, कुछ अरसे के बाद 4-5 आपने हाइड्रा कर दिए पेशेंट के, तो आपने खुद से अपनी आंख से देखा तो क्या क्या इफेक्ट उसके स्किन पे आप देखते हैं? सारे पार्टिसिपेंट्स हैं, कोई बोल क्यों नहीं रहा है? किधर है भाई आप सब लोग? अच्छा अच्छा। आपने म्यूट किया हुआ है मैडम काफी सबको, सारे तो इसलिए पेशेंट्स सारे वो म्यूट है। खुद से ही एडमिट करते हैं कि हमारी एज रिवर्स हुई है, स्किन की एज रिवर्स हुई है, और होती है। अगर आप अच्छा हाइड्रा देते हैं पेशेंट को, उसके फाइन लाइंस जाते हैं, उसके स्किन का टेक्सचर इम्प्रूव होता है, स्किन में माइल्ड लिफ्ट भी आता है, और वो दिन ब दिन इंक्रीज होता है अगर वो रेगुलरली लेता है तो हाइड्रा फेशियल को इतना हमने लाइट नहीं लेना। तो अच्छी ट्रीटमेंट करती है तो वी गेट रिजल्ट्स। अच्छा जी, इसमें अभी हम ये देख लेते हैं कि हमारी ये चीज़ें पूरी हो गई हैं, तो फिर हम अपने यूनिट की तरफ चलते हैं। कंसल्टेशन, असेसमेंट एंड अवॉइडेंस ऑफ द स्किन केयर प्रोडक्ट्स, सन प्रोटेक्शन, क्वालिटी हाइजीन। अपनी जो यूनिट है उसको कौन कौन क्लीन रखता है? कौन कौन क्लीन रखता है हाइड्रा फेशियल यूनिट्स को? इसकी एक तो क्लीनिंग का वो वाला हम लोग टीम। प्रोसेस है ना, जो हम लोग वीडियोस देख रहे होते हैं कि जो क्लीनिंग वाला है वो आप एट द एंड ऑफ द डे, जैसे डिपेंड करता है कि आपका यूजेज कितना है, एंड ऑफ द डे पे आप जो फोर्थ नंबर हमारा जो क्लेंजिंग वाला जो सीरम होता है, उसके साथ आप एक लॉन्ग 5 to 10 मिनट्स के लिए उसको आप सक्शन किस लगा देते हैं, ताकि वो आप अच्छे से आपकी पाइप्स क्लीन हो जाए। फिर जो ड्रेनेज वाला हमारा बॉक्स होता है उसको भी हर थोड़े दिनों के बाद निकाल कर क्लीन करना होता है। उसके अंदर बहुत सारा वो डस्ट बन जाती है, उस पर लेयर्स आ जाती हैं, उसको हमें वॉश करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। बाकी जो चीज़ हम इग्नोर करते हैं वो होते हैं हमारे हैंड पीसेस। हैंड पीसेस की क्लीनिंग हम लोग नहीं कर रहे होते रूटीन में, ग्लव पहने स्टार्ट कर दिया, फिर वही ग्लव पेशेंट की हैंड पे भी लग गई, उसी ग्लव से दोबारा हमने अपने हैंड पीसेस को। तो अपने जो हैंड पीसेस हैं, इसके सारे टिप्स हैं, हमारे सारे जो हैंडल्स हैं, उनको हमने बहुत अच्छा सा क्लीन करना होता है अल्कोहल के साथ। ठीक, इसकी टच स्क्रीन को सब क्लीन बहुत अच्छा सा करना होता है द रेगुलर बेसिस। प्रेगनेंसी में हाइड्रोफेशियल कैसा है? इट इज सेफ। ठीक है, इट इज सेफ। बस आपने उसको डीप पील्स नहीं लगाने, और ये कि जेंटली आपने उसका प्रोसीजर करना है। जेंटल पीलिंग पीलिंग हम अवॉइड करते हैं प्रेगनेंसी में। तो ये कि बाकी ये कि दिस इज द सेफ प्रोसीजर जिस कॉजिंग ब्रेकआउट्स। और आफ्टर केयर जैसे हमने बताया कि आपने क्लेंजिंग, हाइड्रेशन, सन प्रोटेक्शन एंड जो है वो अपनी हाइड्रेशन बहुत अच्छी से रखनी है, एक्सेसिव हीट को अवॉइड करना है। अच्छा, सुबह के वक्त क्लिनिक किया, आपने पेशेंट का हाइड्रा कर दिया, पेशेंट ने हाइड्रा किया और स्ट्रेट अवे बाहर चले गए धूप में। अगर दिन का वक्त है, सनी टाइम में, तो आप पेशेंट को बिठाएंगे वहीं अपने क्लिनिक पे, सन ब्लॉक लगवाएंगे, उसे कहेंगे कि आप 20 मिनट्स यहाँ पर बैठें, 20 मिनट्स के बाद आपने क्लिनिक को लीव करना विद द मास्क। ठीक है, तो ये हमारे क्लिनिक से ही उसकी केयर स्टार्ट हो जाएगी। ये नहीं कि आपने कल से सन ब्लॉक शुरू कर देना है उसको, उसी वक्त उस वक्त सबसे ज़्यादा स्किन प्रॉन होती है ना डैमेज के लिए। और मेकअप वगैरह वो कि मेकअप कर सकते हैं, मेकअप में कोई कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं होती, तो बट द यूज ऑफ गुड प्रोडक्ट्स। अब हम अपने आते हैं यूनिट की तरफ। ये इसको हम जरा सा ये कर देते हैं। मैं जो है वो ये यूज़ करती हूँ वर्टिकल यूनिट, दैट इज 9 स्टेप प्रोसीजर। लेकिन इस 9 स्टेप में हमारे वो नहीं होते हैं, इसमें एलईडी लाइट नहीं होती जो उसके अलावा होती है, ड्रम ऑपरेशन इसके अलावा होती है, फीलिंग इसके अलावा होती है। तो मेकअप मैनी स्टेप्स, लेकिन ये सारे के सारे हमने एक पेशेंट के ऊपर नहीं करने होते, अकॉर्डिंग टू द पेशेंट, अकॉर्डिंग टू द पॉकेट ऑफ द पेशेंट आपने इसको कस्टमाइज करना होता है कि यस आप क्या चाहते हैं, और आप उसको जो गाइड करेंगे कि आपको ये चीज़ आपको चाहिए, आपको ये चीज़ आपको नहीं चाहिए। हर पेशेंट को जॉ लाइन नहीं चाहिए, ये जॉ लाइन वाले आपने देखे होंगे, जॉ लाइन वाले हर पेशेंट को नहीं चाहिए, हर पेशेंट को फेशियल एडिमा नहीं चाहिए। तो इसको हम ज़रा सा लैपटॉप को ऊपर रख सकते हैं कि हम अपना यूनिट को जो इनको सही तरह से दिखा सकें। इसको किस तरह से करेंगे, या तो कोई चीज़ आप बुक्स ले आएंगे, बुक्स या फिर इसको हम ऊपर रखते हैं ताकि हम जो है ना अपने यूनिट को सही तरह से देख सकें। सही तरह नज़र आ रहा है कुछ? अब तो कुछ बोले।
नजर आ रहा है जी सबको? सही आवाज आ रही है? यहाँ से हम इसकी डेमो करें यूनिट सजा। अच्छा जी, इसको स्टार्ट कीजिए। थोड़ा सा और ऊपर करें। लाइट ऑफ कर देंगे। ओके, ये है हमारा। काफी लोगों ने ये देखा होगा, इसमें कोई इतनी बड़ी साइज नहीं होती। ऐसे में जब हम लोग कोई भी यूनिट लेते हैं, किसी किस्म का भी यूनिट लेते हैं हाइड्रा का, तो उसके जो उसके जो हैंडल्स होते हैं, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, कि इससे हमने क्या करना है ये पता चल रहा होता है। ये जो लोग कर रहे हैं ऑलरेडी उनको भी अंदाजा होगा। और लेकिन ये किस हेड से हमने क्या चीज़ करनी है, हमें सब बस करें, बस करें। ये हमारा आ गया सक्शन स्टेप, ठीक है। ये हमारा सक्शन आ गया। इससे पहले हम पेशेंट की क्लेंजिंग कर चुके हैं, मैनुअल स्टेप उसका कर चुके हैं। क्लेंजिंग कर दी है, फेस वॉश करवा दिया है हमने, लाइट सा पीलिंग लगा दी है। पीलिंग लगाने के बाद हम पहले एक्सट्रैक्शन करेंगे। दिस इज द एक्सट्रैक्शन। अच्छा, एक्सट्रैक्शन जो है ये कब काम करेगी, ये वाली। इसको इसकी इंटेंसिटी हमारे पास आती है कुछ यूनिट्स में, कुछ यूनिट्स में इंटेंसिटी इसकी नहीं होती है। और ये मैंने इसको स्टार्ट किया। जब कोई सा भी हम सीरम लगाएंगे तो सिंपल वाटर, मैं आपको अपनी हैंड पे एक्सप्लेन करूँगी। ये क्योंकि देयर इज नो ऑयल देयर, तो ये इसको हम लेकर हैंड में हम एक गॉस रखेंगे या टिश्यू रखेंगे। अब ये जब जा रहे हैं तो ये जेंटल है, लेकिन इतना जेंटल नहीं है। ये हमें थोड़ा सा डैमेज दे सकता है अगर हम इसको बंद कर दें। ये देखिए, ये बहुत अच्छे तरीके से डीपली आपके स्किन का जो है ड्राई पे नहीं करते, हाइड्रेटिक स्किन पे करते हैं। सीरम अप्लाई करके साथ ही हमारे पोर्स निशान जहाँ मैंने इसको मोल्ड किया है ना, थोड़ा सा ज्यादा। मैम ये आवाज क्लियर नहीं आ रही है, अगर आवाज थोड़ा सा नजदीक साइड इसको से जो है ना लैपटॉप बेस्ट के। वर्क। और ब्लैक हेड्स के ऊपर एक बहुत अच्छा काम करता है। नोज नेजोलेबियल जो बिल्कुल हमारा मार्जिन होता है, मार्जिन वहां से ये बहुत अच्छे से हमारे रिमूव करता है डेब्रीज। और ठीक है, और ज्यादा इसको हार्श करते हैं तो हाइड्रेशन के बाद इसके बाद आप करेंगे ड्राई डर्म अब्रेजन। डर्म अब्रेजन आती है तब तक मैं आप लोगों को ये बताती हूँ। ये हमारा सीरम स्टेप होता है। तो अगर किसी के पास कोई भी यूनिट है ना, मैं कभी ये नहीं सोचना कि ये यूनिट नहीं सही। ये प्लस माइनस होते हैं, कुछ यूनिट्स के प्रेफरेंस होती है ओवर द अदर्स। कुछ एक थोड़ा सा वर्टिकल यूनिट का आपका एक थोड़ा सा एक रोप भी होता है कि यस वर्टिकल यूनिट है। और कुछ इनकी मोटर का भी फर्क होता है। स्मॉल यूनिट्स की मोटर्स, उनके सेक्शंस और उनके अल्ट्रासोनिक, उनके जो स्क्रबर्स हैं, उनकी पावर थोड़ी सी कम होती है एज कंपेयर टू द वंस दैट आर हैविंग द बिगर मोटर्स। ठीक है, उनकी मोटर्स और इसकी फैन का फर्क होता है। इसलिए जब भी आप हाइड्रा फेशियल परचेज करें तो आप उनसे कहें कि मुझे इसकी मोटर जो है वो ओपन करके दिखाइए बैक साइड से, कि इसकी मोटर जो है वो कौन सी वाली है। ठीक है,
तो इसकी हमारी पता होना चाहिए हमें कि हमारा कौन सा फैन है। बहुत सारे वर्टिकल यूनिट मैंने कराची में भी चेक किए थे, देखे थे, ये अंदर पंखा बहुत छोटा लगा हुआ था, बहुत छोटा सा फैन, छोटी सी मोटर, लेकिन ऊपर से उन्होंने उसको सजाया हुआ था। जैसे हम पिछले दिनों में डिस्कशन देख रहे थे डॉक्टर लैला की, कि चाइना जो है वो हर तरह की चीज बनाता है। तो ये कि चाइना में हमने उनसे बड़े यूनिट with the small motors भी बनवाए हैं that are here in Pakistan, that are easily available। इसलिए आपने जब भी हाइड्रा लेना है तो आपने उसकी जो मोटर है, उसका जो फैन है, उसको कंपेयर करना है डिफरेंट यूनिट्स की। तो हम आ जाते हैं डेमोब्रेशन के ऊपर। डेमोब्रेशन की टिप मुझे दे दीजिए। डेमोब्रेशन की टिप मुझे पकड़ा दीजिए। इसको ऑन करें। अच्छा, डेमोब्रेशन ना मेरे पास बड़ी छोटी सी है। डेमोब्रेशन ज़्यादातर छोटी होती है। वी आर हैविंग ऑप्शंस ऑफ द सैंड डेमोब्रेशंस और डायमंड डेमोब्रेशंस। सैंड डेमोब्रेशन के साथ थोड़े से साइड इफेक्ट ज़्यादा होते हैं, थोड़ी हार्श हो जाती है, वो सबको सूट नहीं करती, वो स्किन की पीलिंग काफ़ी करती है। इसलिए इन रूटीन में सैंड डेमोब्रेशन यूज़ नहीं करती। हाइड्रा फेशियल के साथ तो बिल्कुल भी नहीं यूज़ करती। हाइड्रा फेशियल के साथ मैं सिंपल डेमोब्रेशन यूज़ करती हूँ डायमंड टिप्स की। ये चेक कीजिएगा, ये नोज का टिप है, और जो बॉडी का टिप है, जो जो फेस का टिप है, वो थोड़ा सा इससे ब्रॉड होता है। और इसके साथ हम जेंटली अपने हाइड्रेटेड जो हमने स्किन है, ये इस पे सक्शन की आवाज आ रही है आपको थोड़ी थोड़ी सी, ये देखिए, ये ठीक है। इसके सेक्शन बहुत माइल्ड होनी चाहिए, क्योंकि इस सेक्शन के साथ मैंने ब्रूज देखे हुए हैं फेस पे, बहुत बहुत ज्यादा जो है वो ब्रूज आते हैं। ये फेस की टिप भी मुझे दिखाइए। और यहाँ पर इसके एक छोटा सा फिल्टर होता है, दैट इज वेरी नेसेसरी। यहाँ पर एक कॉटन का फिल्टर जो है वो लगाया जाता है, और फिल्टर का मकसद होता है कि आपका जो यूनिट है ना, जो आपकी मशीन है, वो आपकी सेफ रहे, और मशीन के अंदर आपकी डर्ट ना चली जाए। ठीक हो गया। उसके बाद आ गई हमारी बॉडी की टिप, ये सॉरी फेस की टिप आ गई। बॉडी की टिप इससे बड़ी होती है, जिसपे हम नेक वगैरह की ड्रम ऑपरेशन कर सकते हैं। ये हमारी फेस की टिप आ गई। इसको भी हमने सेम सेक्शन के साथ, हैंड लाइए, हैंड लाइए, ये हमारे पास हैंड है, और ये इतनी सेक्शन हो कि वो स्किन लेकर उठ ना जाए, बस ये इतनी सेक्शन, दैट इज मोर देन सफिशिएंट। ये देखिए, आई होप कि मैं आप लोगों को सही तरह से एक्सप्लेन कर पा रही हूँ। ये ठीक है, इतनी सेक्शन होनी चाहिए कि हमारा जो वैंड है वो मूव भी कर जाए, और एक जगह पर इसको आपने रोकना नहीं है। नेवर एवर वी विल स्टॉप द वैंड विद द वैक्यूम प्रेशर ओवर द स्किन। अब देखें, इस पे फॉरन रेड मार्क। अभी सेक्शन को मैंने थोड़ा सा कम किया, तो ये इतना रेडनेस इतनी आई है। अगर हम इसको फुल करेंगे तो इट विल लीव अ ब्रूज। इसको छोड़ना नहीं है, इसको स्टॉप नहीं करना, वी विल कीप ऑन मूविंग इट। मेरा इंटरनेट स्लो हो गया। तो ये हमने इसको फुल फेस पे अप्लाई करके सारे पार्ट्स में, फोरहेड पे, और जो नोज की टिप है उसके साथ आप थोड़ा सा पेशेंट का अपर आईलिड भी मैं करती हूँ लाइट सा, उसके साथ उनकी जो आईलिड्स के ऊपर हम कुछ और नहीं कर रहे होती है, अपर आईलिड के ऊपर सीरम पील नहीं लग रहा होता, इसलिए मैं नोज की टिप के साथ अपर आईलिड जो है वो थोड़ा सा जरूर यहाँ से इस तरीके से मैं यहाँ से टच कर देती हूँ, लाइक दिस। ठीक, तो ये अब बाकी ये कि जब रश डेज हैं, रश आपके पास पेशेंट ज़्यादा हैं, तो आप हाइड्रा फेशियल अपने हेल्पर के साथ ज़रूर करवा लीजिए। इसमें कोई इतना ज़्यादा इशू उस वक्त नहीं होगा जब आपने उसको खुद से ट्रेन किया होगा। इवन देन द सक्शन स्टेप्स आई नेवर लीव ऑन माई टेक्नीशियंस। जो ड्रम ऑपरेशन है ये भी आप अपने हैंड में रखिए, और ये जो सक्शन स्टेप है ये भी अपने हैंड में रखिए, अनटिल अनलेस कि आपका स्टाफ जो है वो बहुत पुराना है और वो बहुत अच्छी तरह से वो समझता है। अदरवाइज आपने ये जो दो स्टेप्स हैं, इसका सीरम ड्रम ऑपरेशन एंड ड्राई ड्रम ऑपरेशन, ये आपने कभी भी डायरेक्टली अपने स्टाफ को नहीं देने के, ये साफ हाइड्रा कर लें। उसके लिए आप जरूर जाइए पेशेंट के पास कम से कम। बाकी जो स्टेप्स हैं वो हम जरूर अपने हेल्पर के साथ उसमें हेल्प ले सकते हैं। अच्छा, फिर ये जो ये वाला यूनिट है, इसमें हमारे पास ना अल्ट्रासोनिक सक्शन का जब सीरम स्टेप हो जाता है तो फिर मैं मूव करती हूँ अल्ट्रासोनिक टिप के। अल्ट्रासोनिक टिप जो है वो ये वाली होती है, और इसका मकसद ये होता है
इसका मकसद ये होता है कि ये आपके जो सीरम आप चाहते हैं कि फेस में एब्जॉर्ब हो जाए, उसको आप अल्ट्रासोनिकली एब्जॉर्ब कर सकते हैं। इसमें आप कोई से भी अच्छे विटामिन सी के सीरम्स ले सकते हैं, कोई अच्छे कॉस्मेटिक सीरम भी ले सकते हैं, और आप फिजियोथेरेपी वाले सीरम्स भी ले सकते हैं। इसके साथ उसकी एब्जॉर्प्शन बहुत अच्छी हो जाती है। इसकी इंटेंसिटी को हम थोड़ा सा इंक्रीज कर देते हैं, क्योंकि मेरे पास यहाँ पर ऑप्शन है इंटेंसिटी की, इस वजह से इसकी इंटेंसिटी को हमेशा 5 पर ले जाती हूँ। और उसके बाद इसको ड्राई पे आप टच करके देखेंगे, ये आपको थोड़ा सा करंट लाइक फीलिंग हल्की सी देगा, जैसे कोई लाइट सी वाइब्रेशन या आपका एक जो करंट होगा। तो इस पे भी हम सीरम लगाएंगे। यहाँ पे लगाइए वो जो सीरम यहाँ पे। तो जब ये सीरम लगता है तो इसमें जो ये करंट की जो फीलिंग है ये थोड़ी सी ज्यादा हो जाती है, बट इट गिव्स वेरी गुड एब्जॉर्प्शन। ये आपने 10 मिनट मिनिमम जरूर ये अप्लाई कीजिए, अल्ट्रासोनिक हेड। इसके साथ विटामिन सी की एब्जॉर्प्शन बहुत अच्छी होती है, मुझे ये बहुत पसंद है। ये विटामिन सी की एब्जॉर्प्शन बहुत अच्छी सी ये स्किन में करता है। और ये अपर आईलिड पे भी आप कीजिए इसको। पेरी ओरल बहुत अच्छा इसका रिजल्ट आता है, जहाँ पेरी ओरल डार्कनेस आती है वहाँ पे अल्ट्रासोनिक एब्जॉर्प्शन पेरी ओरल विटामिन सी की जरूर करिए। अच्छा, आप ये एक नॉर्मल स्टेप्स चल रहे थे, जो हम एक नॉर्मल 5 to 7 स्टेप का हाइड्रा फेशियल करते हैं, ये उसके स्टेप्स चल रहे हैं। उसमें हमने क्या की, क्लेंजिंग कर ली, डर्म अब्रेशन कर लिया, एक्सट्रैक्शन कर लिया, हमने सीरम डर्म अब्रेशन कर लिया, और उसके बाद हमने अल्ट्रासोनिक कर लिया। तो यहाँ पर आप स्टॉप भी कर सकते हैं। अगर आपने एक छोटा प्रोसीजर 5 स्टेप का देना है तो आप यहाँ पर स्टॉप करके पेशेंट को मास्क लगाकर, क्योंकि आप पीलिंग भी लगा चुके हैं, मास्क लगा देकर एलईडी लाइट देकर आप यहाँ पे स्टॉप भी कर सकते हैं। लेकिन अगर हम बाकी प्रोसीड कर रहे हैं फर्दर स्टेप्स की तरफ, तो ये हमारा एक छोटा सा बाइपोलर, ये जो बाइपोलर है ये बिल्कुल ही जो है ये नहीं है कि यूजलेस नहीं है, ये इफेक्ट हमें देता है। और ये इसको हम फेस पर अप्लाई करते हैं इस तरीके से, ये ठीक है, ये इसको हम अप्लाई करते हैं और ये हमें एक मैनुअल लिफ्ट देता है। ऐसा नहीं है कि ये जो है वो ऐसे ही नाचीज सा बना हुआ है, इसका रिजल्ट आता है। ठीक है, इसको हमने डायरेक्शन बायलैटरली देना होता है 10 मिनट्स के लिए। फिर हम एक आई का आरएफ भी शामिल होता है, एक आरएफ आई होता है। तो यहीं से आप इसको इसी तरह से इसकी इंटेंसिटी का इंक्रीज करके ये अल्ट्रासाउंड ऑफ द आई, और इसमें भी आप पेरी ऑर्बिटल सीरम अप्लाई कीजिए स्किन पर, और इसको आपने ऑल राउंड द आईज सर्कुलर मोशन में ये आपने एब्जॉर्ब करना है। टीयर ड्रॉप्स को तो इतना नहीं, लेकिन डार्क सर्कल्स को इसके साथ बहुत अच्छा इफेक्ट आता है। ये ठीक है, 5 मिनट्स इसको एक आई पे दीजिए, 5 मिनट्स इसको एक आई पे दीजिए, सर्कुलर मोशन में दीजिए। और इसके साथ भी आप वही वाला विटामिन सी सीरम जो आपने अल्ट्रासोनिक ऑफ द फेस से एब्जॉर्ब किया था, वही आप इससे भी एब्जॉर्ब कीजिए। फिर इस साइड पर आ जाते हैं। ये एक ऑक्सीजन स्प्रे है, मुझे ये बहुत ज़्यादा पसंद नहीं, लोग बड़े खुश होते हैं, लोगों को ये बड़ा पसंद आता है कि जी ये हमारे फेस पे ना एक ऑक्सीजन जेट दिया, लेकिन मुझे इसके कोई बहुत सारे फायदे आज तक नजर नहीं आए। ये जस्ट स्टीम, आप इसमें सीरम ऐड भी कर लेंगे तो क्या फर्क पड़ेगा, मतलब आप जो चीज़ इंजेक्ट कर रहे हैं, जो आप इसमें इन्फ्यूज कर रहे हैं स्किन के साथ, उसके साथ कुछ लेंगे, लेकिन पेशेंट इससे हैप्पी होते हैं। बाकी इसका कोई बहुत ज़्यादा फायदा जो नजर नहीं आता। तो फिर उसके बाद हमारे पास आ जाता है कोल्ड हैमर। कोल्ड हैमर से पहले मैं कोल्ड हैमर से पहले जो है मैं पसंद करती हूँ कि मैं पेशेंट का जो फेस का एडिमा, स्पेशली द चबी फेसेस, उसमें ये मल्टीपोलर काम करता है। ये मल्टीपोलर जो है वो मैजिक बॉल जी, ठीक है, ये प्ले हो गया। इसमें सीरम का होना या ना होना इतना मैटर नहीं करता, लेकिन अगर सीरम हो, ये मुझे करंट लगा इसका, ठीक है, इसका अच्छा खासा फीलिंग आती है आपके पास अगर ये काम कर रहे हैं तो ये जो स्टेप्स मैं आपको बता रही हूँ ना, इसकी ये फीलिंग आती है। ये एक तरीका भी है कि अगर आपने हाइड्रा फेशियल लेना है तो आप उसमें क्या क्या चीज़ें चेक कर सकते हैं।
कि किस चीज़ की इंटेंसिटी कितनी है, इस इंटेंसिटी पे ये चीज़ कितना काम कर रही है। अल्ट्रासोनिक भी चेक कीजिए, कोल्ड प्रॉप भी चेक कीजिए, और ये जॉ लाइन का भी चेक कीजिए। ये जॉ लाइन का ये मैं इसको प्ले नहीं करूँगी क्योंकि इसका भी मुझे शॉर्ट लगता है, इसलिए मैं इसको स्टॉप करके ही आपको शॉर्ट में। अच्छा जी, ये ठीक है, इसको हम प्ले नहीं करेंगे। ये आपकी जॉ लाइन को इस तरीके से बहुत अच्छा सा लिफ्ट करता है। पेशेंट की बिफोर पिक्चर आप लीजिए और उसके बाद 10 मिनट्स के लिए बायोलैटरल दोनों साइड्स पर इसको आप अप्लाई कीजिए। इट गिव्स अ वेरी गुड लिफ्ट, इतना सटल लिफ्ट देता है। और आप आफ्टर पिक्चर लीजिए तो आपके पेशेंट की जॉ लाइन बहुत अच्छी नज़र आ रही होती है, और ये भी काम करता है। ये कि ये ड्रामाटाइजेशन नहीं है कि ये वाले इतने स्टेप्स हैं तो इतनी ड्रामाटाइजेशन है, नहीं, क्योंकि ये चीज़ें काम करती हैं अगर ये आपकी मोटर काम कर रही है। ठीक है। अच्छा जी, लास्ट में आ गया हमारा, ये सबसे मजे की चीज़ है ये। ठीक है, पेशेंट को अगर आपने बहुत सारा यहाँ से अभी करना है कि वो कह रहे जी मेरी बहुत सारी ड्रिल हो गई है फेस पे, और अब जो है स्किन जो है वो रेड भी हो रही है और फ्लश भी कर रही है, तो फिर आप उसको जो है ये दीजिए। इसमें हमारे पास दो ऑप्शन होती हैं, -2 टेम्परेचर, -1, देन 0, 1 एंड 2। ठीक है, ये कोल्ड से लेके वार्म तक जा रहा है। इसको आप -2 पे रखिए और ये स्टार्टेड ना, उसके साथ ब्लू लाइट है। अच्छा, ये काफ़ी सारे यूनिट्स की ना ये चीज़ें मिलती हैं, ऐसा नहीं है कि किसी और यूनिट में ऐसा नहीं होगा। ये जो ये वाले बेसिक 9 स्टेप्स हैं, ये ऑलमोस्ट हमारी एवरेज वाली मशीन्स के सबके बहुत अच्छे हैं। दूसरी कौन सी कॉल है ये, और ये काफ़ी सारा ठंडा है, ये आइस कोल्ड है और ये असल में आइस कोल्ड होता है। इसको आप रखते जाइए और इसमें आप जाते जाइए, पूरे फेस पे आपने इसको अप्लाई किया, और ये आपका हो गया एक कोल्ड हाइड्रा फेशियल कंप्लीट हो गया। एलईडी लाइट जो है उसका क्या क्या यूज है, एलईडी लाइट का क्या यूज है, एलईडी लाइट यूज करते हैं मेरे ख्याल में सब लोग यूज करते हैं। एलईडी लाइट के साथ हम क्या चीज देख रहे होते हैं, एलईडी लाइट सबको पता है कि कौन कौन सी होती हैं, और रेड है, ब्लू है, उनके क्या मकसद हैं और क्या क्या वो करी हैं। रेड लाइट हमें थोड़ा सा ग्लोइंग में एनहांस करती है। अब वो किस किस्म की लाइट है, अगर तो लाइट आपकी इफेक्टिव है, थोड़ी अच्छी है, तो वो आपको ज़रूर ग्लो में ऐड करेगी। लेकिन हम ये नहीं देख सकते इसने कितना ऐड किया है। तो जो बात हमने स्टार्ट की थी लेक्चर में कि हम क्या देखते हैं हाइड्रा के बाद, हम क्या देखते हैं, हम इन सब प्रोसेसेस के बाद जो हमने कॉम्बिनेशन दे दिया, टेलर्ड प्रोसीजर दिया, उसके बाद हम ये देखते हैं कि इस पेशेंट को हम क्या चाह रहे थे और हमने क्या अचीव किया। दिस इज द रिजल्ट। किसी को जॉ लाइन नहीं चाहिए तो हम नहीं करेंगे, किसी को हमें मल्टीपोलर नहीं चाहिए तो हम नहीं करेंगे, किसी को अगर अंडर आई ट्रीटमेंट नहीं चाहिए तो हम नहीं करेंगे। कि जो चीज़ जिसको चाहिए उसके मुताबिक आप उसके स्टेप्स सेलेक्ट करेंगे तो आपको वाकई रिजल्ट आएगा, और वो फिर देखेगा कि यस मैं इस चीज़ के लिए आया था। और ज़रूर पेशेंट से पूछे कि आप हाइड्रा फेशियल क्यों करवाना चाह रहे हैं। एक तो आपने उसे एडवाइस किया है, उसकी तो आपके पास एक रीज़न है कि यस मैंने इस वजह से आपको मैं एडवाइस किया है कि आपका ये चीज़ हो जाए। लेकिन अगर पेशेंट खुद से आए, बहुत सारे पेशेंट्स खुद से आते हैं कि हमें हाइड्रा करवाना है, तो फिर आप उनसे पहले पूछ लीजिए कि आप क्यों हाइड्रा करवाना चाह रहे हैं, आप क्या चाह रहे हैं, क्या मैं क्या अचीव करूँगी हाइड्रा के बाद। ठीक है, तो ये आपने ज़रूर पेशेंट से पूछ लेना है, तो उसके मुताबिक उसके अपने स्टेप्स कर दें। तो हाइड्रा फेशियल इज एन इंटरेक्टिव प्रोसीजर जिसमें आप पेशेंट की चॉइस के मुताबिक, उसकी प्रॉब्लम के मुताबिक और आप अपनी अवेलेबिलिटी के मुताबिक आप इस ट्रीटमेंट को कम्प्लीटली टेलर कर सकते हैं। आई होप कि मैंने बहुत सारा कवर कर दिया। किसी का कोई क्वेश्चन है रिगार्डिंग द हाइड्रा फेशियल, रिगार्डिंग द पोस्ट केयर? यूजुअली लेजर हेयर रिमूवल और हाइड्रा फेशियल एक साथ आ रहे होते हैं, तो हम उसमें क्या करते हैं कि हाइड्रा के तो फौरन बाद हम लेजर एडवाइस नहीं करते हैं ना, तो हम उसमें पहले पेशेंट की ट्रिमिंग करके उसका जो भी प्रोसीजर है अपने उसका पहले हम उसका लेजर हेयर रिमूवल डन करते हैं। लेजर हेयर रिमूवल डन करने के बाद फिर आप उसका हाइड्रा स्टार्ट करते हैं। हाइड्रा के बाद लेजर हेयर रिमूवल नहीं करना।
और अगर हमने इसके साथ फिलर्स करने हैं तो हम पहले हाइड्रा करेंगे और फिर हम फिलर की तरफ आएंगे। फिलर के बाद हाइड्रा नहीं करेंगे। अगर हमने बोटॉक्स करना है, सेम डे पे पेशेंट है, हाइड्रा भी करना है, बोटॉक्स भी करना है, तो हम पहले हाइड्रा करेंगे, बाद में बोटॉक्स करेंगे। सेम गोज विद माइक्रो नीडलिंग। यूजुअली या तो पेशेंट अकेला हाइड्रा फेशियल करवाने आ जाएगा, या फिर उसके साथ कोई ना कोई उसका मकसद होगा कि मैंने हाइड्रा करवाना है और ये ट्रीटमेंट कराना है। तो हाइड्रा के बाद आप माइक्रो नीडलिंग कर सकते हैं, ठीक है, और उसके बाद उसकी पोस्ट केयर आपने दे दी। माइक्रो नीडलिंग के बाद हाइड्रा नहीं कर सकते। कुछ समझ आई है कि नहीं? किसी ने कुछ गेन किया है या नहीं किया? हाँ जी। मैडम एक क्वेश्चन आए हुए हैं। हाँ जी, इसको फर्दर लेके चलें किसी और ट्रीटमेंट के साथ, या यहाँ पर इसको हम वाइंड अप कर दें? मैडम क्वेश्चंस आए हुए हैं, ये जरा इनका रिप्लाई कर दें प्लीज। ओके, आपके पास चलें अब हम ऐसा करते हैं कि चूंकि क्या? हमने इसकी बेनिफिट से लेकर, अपने क्लिनिक की प्रॉफिट से लेकर, अपने पेशेंट के गोल से लेकर आफ्टर केयर तक, और फिर उसके बाद यूनिट के ऊपर ऑलमोस्ट आई थिंक वी हैव कवर्ड ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ हाइड्रोफेशियल। तो इफ देयर इज नो क्वेश्चन तो फिर हम इसको वाइंड अप करते हैं। आपको आवाज आ रही है मैडम? हेलो। Okay, so this is the end of our session for Hydra facial, और आई होप कि आप लोगों ने इससे बहुत कुछ गेन किया होगा और आप लोग बेहतर तरीके से हाइड्रा फेशियल कर सकेंगे और अपने स्टाफ को अस्सलाम सिखा भी सकेंगे। वालेकुम मैडम, आपको आवाज आ रही है? थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज। हाँ, क्वेश्चंस बताइए, अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो बताइए प्लीज। हमारे यहाँ पर चैट ओपन करें जरा, आप चैट में क्वेश्चन देख लें। चैट में जाइए। यस, हमने चैट ओपन नहीं ना की हुई। किसी का कोई क्वेश्चन है, यू कैन प्लीज कम अप। अच्छा, गुड ब्रांड ऑफ सीरम्स। अच्छा, किसी ने पूछा कि सीरम्स के गुड ब्रांड्स। अच्छा, जैसे मैं क्या बता रही थी ना आपको, मैंने कि जो इंग्रेडिएंट्स बताए थे सीरम्स के, वो इसीलिए बताए थे कि हम कौन से सीरम्स किससे ले सकते हैं। अच्छा देखिए, अब एस्थेटिक में जो सिंस अराउंड 16-17 ईयर्स, मतलब मैंने जो चीज़ लर्न किया ना, वो मैंने ये लर्न किया कि जो आपने जितना प्रोडक्ट आपने परचेज करना है ना, उसमें आपका जो वेंडर है ना, उसकी एक गुडविल होना जरूरी होती है। अगर आप किसी से भी कुछ भी परचेज कर लेंगे ना, तो वो हमें तंग करती है चीज़। तो इसलिए वेंडर की गुडविल होना, क्योंकि देखिए उसने फॉर्म किया है, उसने वो रीसेलर है और उसने लिया है। सो फॉर सो पहले मैं उसके यूज़ कर रही थी सीरम्स, जो हमारे जो चाइना के आ रहे होते हैं, AS1 वगैरह। क्योंकि मैं एक दफ़ा चाइना गई थी तो मैं बहुत सारे अपने वहाँ से ले आई थी बहुत सारे। तो फिर उसी तरह के मैं वहाँ से लेती थी, यहाँ से मैंने और ज़रूरत महसूस नहीं की कि मैं कोई और सीरम भी यूज़ करके देखूँ। ये मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताती हूँ। लेकिन फिर हमारे पास आयन लैब के भी आ गए ना, तो आयन लैब के भी मुझे सीरम्स पसंद आए थे, नो डाउट भी अच्छे थे। और फिर इसके अलावा एस्थेटिक अलायंस के सीरम्स बहुत अच्छे थे। लेकिन जब वो बहुत एक्सपेंसिव हो गए तो फिर हमने वो लेने कम कर दिए, क्योंकि फिर आप अपनी कॉस्ट उतनी नहीं निकाल सकते ना हाइड्रोफेशियल में से। एस्थेटिक अलायंस के सीरम से बहुत अच्छे हैं, मुझे वो पर्सनली बहुत पसंद थे। हाइड्रा जब हम एस्थेटिक अलायंस के सीरम के साथ एक्नी का पेशेंट करते थे ना, तो पेशेंट की एक्नी आधी रह जाती थी
और वो विदाउट मेडिकेशन अपनी एक्ने ठीक कर लेता। लेकिन फिर उसके बाद बहरहाल हम लोगों ने इसको, चूंकि हाइड्रा फेशियल फिर एक इतना कॉमन प्रोसीजर होता गया, बैक टू 10 ईयर्स अगर आप चले जाए ना, तो हाइड्रा फेशियल इतना कॉमन नहीं था। हम बहुत कम हाइड्रा फेशियल किया करते थे, एक्सपेंसिव किया करते थे, उसमें हम सीरम्स एक्सपेंसिव यूज़ करते थे, तो हमें रिजल्ट्स उस हिसाब से मिल जाते थे। लेकिन खैर आजकल भी जो चाइनीज़ भी और जो कोरियन भी सीरम्स मार्केट में मौजूद हैं, वो हमें रिजल्ट देते हैं। और फिर मैंने जो स्टार्ट में बताया था कि हाइड्रा फेशियल के सीरम्स भी वही हों, मशीन भी वही हो, और आपकी पील्स भी वही हो, लेकिन टेक्नीशियन आपका डिफरेंट हो, तो हाइड्रा फेशियल के रिजल्ट बहुत मैटर करते हैं। इससे हाइड्रा फेशियल को हमने बहुत लाइट नहीं लेना, इसके हमने इम्पोर्टेंट स्टेप्स खुद करने हैं। कोशिश करें सारा कर दें, लेकिन बहरहाल हम वी डोंट लाइक टू डू द क्लिनजिंग हमसे नहीं की जाती पेशेंट की, तो हम पेशेंट को क्लेंजर या तो दे देते हैं कि आप वॉश कर लें। तो उससे बहुत बेहतर होता है कि आप क्लेंजर का स्टेप, अल्ट्रासोनिक स्टेप, और जो जॉ लाइन का स्टेप अगर पेशेंट को चाहिए, और मल्टीपोलर का चाहिए, बाईपोलर का चाहिए, अल्ट्रासोनिक आपको चाहिए जो इसका पेरी ऑर्बिटल चाहिए, वो आप अपने स्टाफ से ज़रूर कर दीजिए। मास्क आपका स्टाफ अप्लाई कर सकता है, एलईडी लाइट दे सकता है, लेकिन जो सक्शन स्टेप्स हैं ना, डर्म अब्रेजन और जो एक्वा पील के स्टेप्स हैं, जो हमारे सीरम सक्शन स्टेप्स हैं, वो आप प्लीज़ खुद से कीजिए। और कोई क्वेश्चन? आपका क्वेश्चन चैट में, मरियम आपका क्या क्वेश्चन है, मुझे ज़रा बताएंगी? ये बेटा क्वेश्चन ज़रा ऊपर चले गए, इनको ज़रा वापस लाइए नीचे, ये नीचे आ नहीं रहे, काफ़ी सारे हैं इसमें, लेकिन अबाउट स्कैल्प एंड हैंड हाइड्रा। अच्छा जी, स्कैल्प हाइड्रा जो है ना, चले अच्छी बात है, ये ज़रा हमारा स्कैल्प हाइड्रा भी लाइए। एक हमारे पास स्कैल्प हाइड्रा भी है, मैं आप लोगों को शो करती हूँ, शायद इससे आप लोगों को थोड़ा सा फायदा हो, तो फिर इसको साइड पे कर दें। ये स्कैल्प हाइड्रा लिया, दैट इज अ वर्टिकल यूनिट। आपको भी जो है ना, वो मैं स्कैल्प हाइड्रा भी दिखाती हूँ, और दो कि ये मैं एक्टिवली कर नहीं रही हूँ क्लिनिक में, लेकिन मैंने बड़ी होप्स के साथ इसको लिया था कि ये हम जरूर किया करेंगे। ये चूंकि हमारी जो थी ना LT थेरेपी है, उसके साथ हमारे पास एक स्कैल्प हाइड्रा भी मौजूद है। स्कैल्प हाइड्रा के ऊपर ना ये आजकल लोग पूछते हैं थोड़ा बहुत, तो आप करवा सकते हैं। तो जो है इसका डैंड्रफ वगैरह के लिए, हेयर्स की जो है फ्रेशनेस के लिए, स्कैल्प की हेल्थ के लिए ये बड़ा नरिशिंग होता है। मेरे पास स्कैल्प फाइबर जो है ना, ये वाला LT है, ये वाला। इसमें हमारे पास अगेन हम इसको थोड़ा सा जरा लिफ्ट करते हैं अपने, ये मेरे ख्याल में आपको बहुत नजर आ रहा है ना। अच्छा देखिए, अब स्कैल्प हाइड्रा के ये बेहतरीन स्टेप्स हैं मेरे पास में, लेकिन बहुत प्रैक्टिकल नहीं है, तो जब तक आपके पास हेयर के बहुत पेशेंट्स नहीं है ना, तो तब तक आपके पास ना ये आपका बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल नहीं है। तो जैसे ट्रांसप्लांट के सेंटर्स हैं, जैसे जहाँ पर हेयर्स पे काम हो रहा है, वहाँ पर ये आपका काम अच्छा कर सकता है। तो स्कैल्प हाइड्रा में हाइड्रोलिक जो है ये मसाजर मौजूद है, तो ये बहुत अच्छी तरह से आपका हाइड्रोलिक प्रेशर के साथ ये स्कैल्प का मसाज करता है ये। और ये कि इसके साथ आपकी जो माइनॉक्सिन आप दें या कोई भी हेयर सीरम से उसकी अब्जॉर्प्शन बहुत अच्छी हो जाती है। और ये जो ऑक्सीजन जेट हमने आपको बताया था, ये इसमें स्कैल्प हाइड्रा में भी मौजूद होता है। ये आप स्कैल्प को क्लीन करने के बाद पहले तो आपको पेशेंट को शैम्पू करवाना पड़ेगा, कि आप शैम्पू यूज करें। तो वही बात है कि ट्रांसप्लांट वाले जो सेंटर्स हैं, वहाँ तो पेशेंट का जो है ये शैम्पू वगैरह ये सब अवेलेबल होते हैं। पेशेंट ने शैम्पू किया, फिर आपने उनका स्कैल्प पे ये ऑक्सीजन स्प्रे किया, आपने उनकी हाइड्रोलिक प्रेशर के साथ मसाज किया, और फिर एक हमारे पास ये बहुत अच्छा सा स्प्रे मौजूद है ये, और ये भी अटैच होता है एक पाइप के साथ फुल, और जब आप इसको स्टार्ट करते हैं तो ये भी एक जेट के साथ देता है। इसके साथ मैं ज़्यादातर माइनॉक्सिन स्प्रे कर देती हूँ अगर मुझे कोई पेशेंट कहे तो, वरना ये कि ये इतना प्रैक्टिकली मैं इतना ज़्यादा ये यूनिट में यूज़ नहीं करती, मैंने जब से लिया ये ऐसे ही रखा हुआ है, बहुत कम इसको हमने यूज़ किया। तो स्कैल्प हाइड्रा काम कर सकता है, हमारी ट्रेनिंग अच्छी कर सकता है क्लिनिक की हद तक, और उसके बाद फिर
पास इसके साथ एक ट्राइकोस्कोप मौजूद है। ये ट्राइकोस्कोप मुझे बहुत हेल्प करता है कि मैं PRP वगैरह के लिए, वरना स्कैल्प हाइड्रा ओके बस ये नहीं, बहुत प्रैक्टिकली मजे का प्रोसीजर नहीं। जी जी, अगला और क्वेश्चन निकालिए। वॉइस नहीं आ रही, आवाज आ रही है? किसने कहा? मैं माइक लगा लेती है इससे अच्छा। ये मरियम, अब आवाज आ रही है मरियम आपको? आवाज आ रही है? क्लियर ना? अच्छा ठीक है। अच्छा जी, और यार यहाँ पर हम सब अपने ही हैं, यू कैन स्पीक अप, क्वेश्चंस करें ना, कोई आपको डायरेक्ट मैसेज। अच्छा, पील की स्ट्रेंथ। अच्छा सर ना, मैंने इसमें जो पील के बारे में भी आपको बताया था ना, वो ये कि चूंकि जब हमारा पेशेंट आता है ना हमारे पास हाइड्रा में, चूंकि उसकी स्किन की प्राइमिंग नहीं की हुई होती ना हमने, तो स्किन प्राइम नहीं है, स्किन प्राइम नहीं है ना, तो फिर हम उसको डीप पील या हम उसको इवन मॉडरेट स्ट्रेंथ पील भी नहीं लगाएंगे, इसलिए क्योंकि वो बर्न कर जाएगी। और ऐसे पेशेंट्स आते हैं हमारे पास, बहुत पेशेंट्स आते हैं कि मैंने हाइड्रा करवाया है और ये मेरी स्किन बर्न हो गई है। पेशेंट फिर आपको अच्छे वर्ड्स में याद नहीं करेगा, उससे बेहतर है कि आप उसको सॉफ्ट भी लगा दीजिए। सॉफ्ट में आप उसको क्लेंजिंग के बाद ये 30% लैक्टिक एसिड लगा दीजिए 3 to 5 मिनट्स के लिए, या आप उसको 20% या 10% ग्लाइकोलिक एसिड लगा दीजिए। जो जो आपके पास सॉफ्ट पील्स है ना वो आप बनवाइए हाइड्रा के लिए, तो वो आप पेशेंट को क्लेंजिंग के बाद लगा दीजिए, या आप एंड में भी लगा सकते। अच्छा, अगर इसमें ये भी है कि अगर आपको पेशेंट को मिलाजमा के लिए आप हाइड्रा कर रहे हैं ना, तो फिर आप उसको पील लगाकर ट्राई कर सकते हैं कि वो पील उसका जो है वो, अगर वो स्टेइंग पील है 5 to 6 आवर्स तक लगने वाला है तो वो लगा रहे, लेकिन हाइड्रा में हमेशा सॉफ्ट पील यूज करना है, हार्श पील नहीं यूज करना है। और स्ट्रेंथ स्ट्रेंथ ये कि डिफरेंट कंपनीज की डिफरेंट स्ट्रेंथ होती है। अब जैसे हम बायोरेपेल देख लें, उसका 30% TCA भी बहुत स्ट्रॉन्ग है, लेकिन अगर हम खुद से डिस्पेंस किए हुए देख लें तो 30% TCA माइल्ड है, इसलिए पील की स्ट्रेंथ जो है वो अकॉर्डिंग टू द पील होगी कि सॉफ्ट पील यूज करना है। और कुछ, और कोई देखिए बेटा क्वेश्चन, मीटिंग कहीं चली गई है इसमें जी। और विच विटामिन सी सीरम यूज? अच्छा, विटामिन सी सीरम जो है ना, आप कोई भी यूज कर लीजिए, सीरम की आपने एब्जॉर्प्शन करानी है। जैसे वो हम टॉपिकल अप्लाई करेंगे, क्योंकि इसको हम माइक्रोनीडलिंग तो कर नहीं रहे, हमने इसकी एब्जॉर्प्शन करनी है अल्ट्रासोनिक के साथ। तो मैंने तो इस पर एक्सपेरिमेंट किया हुआ है कि मैंने हर तरह का विटामिन सी सीरम यूज करके उसको मैंने अल्ट्रासोनिक एब्जॉर्प्शन की है, एंड इट गिव्स मिरेकल्स। क्योंकि हम वैसे अप्लाई कर लें तो वो अप्लाई होता है ड्राई हो जाता है, लेकिन अगर आप उसको अल्ट्रासोनिकली एब्जॉर्प्शन करवाते हैं स्किन में तो वो बहुत अच्छे रिजल्ट देता है। इसलिए आप कोई भी अच्छे ब्रांड के विटामिन सी सीरम यूज कर लीजिए। ये देखिए आगे फर्दर